गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसके अंतर्गत आज हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 कल हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ये वाला डिस्कस कर चुके हैं जिसमें विशेषताएं, घटक और पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार ये सब हम देख रहे हैं, जिसकी आज दूसरी क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब लोग जुड़ जाइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग पीहू पटेल। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के एक PYQ से। देखिए क्या पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। ठीक है। दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट पूछा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। ये 3 स्टेटमेंट पूछे हैं दोस्तों, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। PYQ 2018 का सवाल है दोस्तों। तो ये जो सवाल है कोरल पे पूछा हुआ है दोस्तों, कोरल एंड कोरल रीफ पे। तो देखिए आज हम प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति समझते हैं, कोरल एंड कोरल रीफ। दोस्तों प्रवाल क्या होता है? प्रवाल देखिए दोस्तों, प्रवाल ये एक जीवित प्राणी है। ठीक से समझना दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जीवित प्राणी। और दोस्तों ये एक जूजेंथली, ये इसका नाम याद रखना, जूजेंथली। जूजेंथली एक शैवाल है, जूजेंथली। इस शैवाल के साथ दोस्तों, जूजेंथली ये शैवाल के साथ ये सहोपकारिता में रहता है। सहोपकारिता मीन्स सह प्लस उपकार, यानी दोनों एक दूसरे का उपकार करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब कैसे फायदा पहुंचाते हैं दोस्तों, समझो इसको। जूजेंथली क्या है? शैवाल है, और ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन बनाता है। और दोस्तों ये भोजन ये कोरल को भी प्रदान करता है, कोरल को ये भोजन देता है। और कोरल ये प्रवाल जो है ये इसको क्या देता है दोस्तों, ये इसको आश्रय देता है, जूजेंथली को आवास। क्योंकि दोस्तों कोरल का जो खोल होता है ना, वो बहुत ही कठोर होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो अब दोनों को कैसे फायदा हो गया समझो, जूजेंथली कोरल को पोषण दे रहा है, और कोरल जो है यानी प्रवाल जो है वो जूजेंथली को आश्रय प्रदान कर रहा है, आवास प्रदान कर रहा है। एक दूसरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोरल का जो रंग है ना, वास्तविक रंग जो है वो सफेद होता है, पर दोस्तों इसको जो रंगीन बनाता है, इसको जो कलरफुल, इसको जो रंग प्रदान करता है, वो भी दोस्तों जूजेंथली प्रदान करता है। ये 3-4 फैक्ट्स आप कोरल में याद रखना। दूसरा दोस्तों, प्रवाल भित्ति को ना जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है अब आगे की क्लासेज में देखेंगे। और एक इसमें याद रखना दोस्तों, कोरल को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरल का वर्षावन। क्योंकि दोस्तों जो कोरल है ना, कोरल रीफ, ये जो महासागरीय अन्य जीव जंतु है उनको भी आश्रय प्रदान करता है। ये कोरल के बारे में 2-3 बातें हैं, इनको आप याद रखिए। अब देखते हैं दोस्तों कोरल की कुछ विशेषताएं, देखते हैं कि ये कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल होते हैं, अभी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये दोस्तों कहां पाए जाते हैं, देखिए ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और ये इसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, और ये 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो दोस्तों कोरल जो है ना 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच वाले एरिया में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप।
अब यही क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए, देखो ये लिखा हुआ, इनके जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रवाल जो है ना, ये बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं पाए जाते। क्यों? अगर ये ज्यादा गहराई पर होंगे पानी में दोस्तों, तो इन तक प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, और प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो अभी हमने देखा था जूजेंथली जो कि प्रकाश संश्लेषण करती है, तो वो भोजन नहीं बना पाएगी। ये पॉइंट याद रखना है। तीसरा दोस्तों, प्रवालों के विकास के लिए ना जल जो है ना वो अवसाद रहित होना चाहिए, सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए उसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों जल में अवसाद आ जाएंगे ना, तो फिर प्रवाल का जो मुख है, प्रवाल का मुख बंद हो जाता है, वो फिर उसके लिए घातक होगा। दूसरा दोस्तों, अब ये तो हो गई प्रवाल की बात, प्रवाल की विशेषताएं, कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। अब प्रवाल भित्ति क्या होता है दोस्तों? देखो, ये प्रवाल जो होते हैं इनका एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, मरते हैं। तो ये जब मरते हैं ना दोस्तों, तो ये ऐसे लेयर के रूप में जम जाते हैं समुद्र में, तटों के पास ऐसे। और ये हमने अभी बताया था, इनका खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बहुत कठोर होता है। तो एक ऐसे चट्टान की तरह बन जाते हैं दोस्तों, ये लेयर में जम जाते हैं, और ये एक वॉल की तरह दिखता है, दीवार की तरह, भित्ति की तरह, इसलिए इसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों देखो कोरल कितने प्यारे हैं। इनको जो रंग प्रदान कर रहा है ना, वो जूजेंथली इनको रंग प्रदान कर रहा है। इनको जो पोषण प्रदान कर रहा है वो जूजेंथली प्रदान कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये जूजेंथली के लिए आश्रय प्रदान कर रहे हैं, आवास प्रदान कर रहे हैं। ये कोरल है। और कोरल रीफ क्या होता है? देखो कोरल रीफ भी आपको दिखाता हूं। देखिए, देख रहे हो ये चट्टान जैसा, ये दोस्तों जिन कोरल की मृत्यु हो गई, वो इस तरह लेयर्स में जम गए, और जमने के बाद इन्होंने चट्टान जैसी एक रीफ बना दी, दीवार बना दी। और इस दीवार में, इस जो कोरल रीफ है दोस्तों, इसमें अन्य जो समुद्री जीव, महासागरीय जीव जंतु जो होते हैं ना, वो अपना आश्रय ग्रहण करते हैं। ये है दोस्तों कोरल एंड कोरल रीफ। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? अब इसका आंसर तो आप ही बताओगे कमेंट करके, पढ़ चुके हैं क्योंकि। पहला, प्रकाशीय स्थितियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अभी पढ़ा। क्योंकि प्रकाशीय स्थिति नहीं होगी तो जो जूजेंथली शैवाल है उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इट मींस ये सही है। स्वच्छ और अवसाद रहित जल होना चाहिए, अभी देखा था। सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए जल में। तीसरा, 6 पार्ट्स पर 1000 समुद्री लवणता होनी चाहिए। चौथा, उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ना ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है और चौथा सही है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो लवणता है ना, वो इसको 32 से 40 पार्ट्स पर 1000 लवणता होनी चाहिए इसकी, ना कि 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1, 2 और 4। देखिए ये रहा उष्णकटिबंधीय, ये प्रवाल भित्तियों की वृद्धि हेतु लगभग 32 से 40 पार्ट्स पर 1000 लवणता आवश्यक है। ये सब हम पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बंसल चतुर्वेदी प्रणाम। अगला देखिए दोस्तों, अब कोरल ब्लीचिंग के बारे में सवाल पूछा है, प्रवाल विरंजन। कोरल ब्लीचिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों इसको देखने से पहले कोरल ब्लीचिंग देखिए, सिंपल सा है, देखो समझो। प्रवाल विरंजन शब्द से ही पता लग रहा है, विरंजन यानी कि रंग का हट जाना। अभी हमने देखा कि कोरल है प्रवाल दोस्तों, प्लस इसमें जूजेंथली है। अब कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है या कोई क्लाइमेट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो जूजेंथली है ना शैवाल, ये इसको रंग प्रदान करती है। अभी देखा हमने कोरल को, तो किन्हीं कारणों की वजह से वो डिस्कस करेंगे अभी। जो जूजेंथली है ना, ये इस कोरल से बाहर हो जाता है। अब इसका वास्तविक रंग जो कोरल का सफेद है, और जब जूजेंथली जो इसको रंग प्रदान कर रहा है वो इससे बाहर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रंग सफेद रह जाएगा। इसी को कोरल विरंजन कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग। अब इसमें कैसे हो जाता है, देखो इसको इस डायग्राम से देखो, ये देखिए, ये कोरल ब्लीचिंग है। ये कितनी अभी जो हमने डायग्राम देखा था कितनी कलरफुल थी, कितनी प्यारी लग रही थी। अभी इनका वो जो जूजेंथली है ना, जो शैवाल थी, वो इनसे बाहर जा चुकी है दोस्तों। अब इनका रंग बिल्कुल सफेद हो गया है। ये इनका वास्तविक रंग है कोरल का। तो अब कोरल ब्लीचिंग को थोड़ा देखा, पढ़ लिया अभी हमने।
कि प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंथली शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण, देखा ना कि किसी भी रीजन से वो बाहर हो जाएंगे, कारण ऊपर से हट जाते हैं तो वो वास्तविक रंग सफेद हो जाता है उनको, इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। ये हम देख चुके हैं। अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जान लो कि ये प्रवाल विरंजन कैसे होता है। देखो दोस्तों कैसे होता है ये प्रवाल प्लस इसमें जूजेंथली। अब होता क्या है दोस्तों, कोई भी देखा ना नकारात्मक प्रभाव कोई भी पर्यावरण का, यह मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, प्रकाश टेम्परेचर, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो जूजेंथली जो है ना, जूजेंथली इसकी जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, वो भी ज्यादा हो जाती है। ये अपनी दर को बढ़ा देता है। और जब ये अपनी दर को बढ़ाता है दोस्तों, जो कोरल है जिसमें ये निवास कर रहा है जूजेंथली, उस कोरल के दोस्तों ऊतकों में जो ऑक्सीजन लेवल है, O2 लेवल है, वो बढ़ जाता है। ये लिखा हुआ ऑक्सीजन का खतरनाक स्तर बढ़ जाता है। अब ये O2 लेवल जो बढ़ा है कोरल में, इसको बैलेंस करने के लिए कोरल क्या करता है, ये जो जूजेंथली उसके अंदर आश्रय जो लिए हुए, जो निवास कर रहा है उसके अंदर, या तो उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, अपने खोल से प्रवाल जो है दूर कर देगा जूजेंथली को, या फिर क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए जूजेंथली क्या करेगा, जो उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देगा। अब दोनों ही सिचुएशन को आप समझना, या तो कोरल ने जूजेंथली को अपने खोल से बाहर कर दिया, या फिर जूजेंथली ने अपना जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको कम कर दिया। तो दोनों ही सिचुएशन में दोस्तों कोरल के लिए तो पोषक तत्वों में कमी आएगी ना। दोनों ही सिचुएशन में कोरल जो है प्रवाल है, उसको पोषक तत्व उसको अभाव हो जाता है उसके पास, इसी वजह से उनका विरंजन हो जाता है, वो सफेद दिखने लगते हैं। ये कोरल ब्लीचिंग है दोस्तों, जो अभी हमने आपको दिखाई चित्र में भी। देखिए अब इस पर एक सवाल देखते हैं। शशिकांत चौहान, जय हिंद सर, जय हिंद। देखिए निम्नलिखित में से प्रवाल भित्तियों के संरक्षण का के कौन सा से फायदे हैं। इसमें दोस्तों पूछा है कि जो प्रवाल भित्ति जो भी हमने देखी, इसको अगर संरक्षण करते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे। देखिए पहला है, इनके संरक्षण से अनेक सागरीय जीव जंतु आश्रय के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल अभी देखा हमने बताया था ना, जो कोरल रीफ जो बनती है लेयर, उसमें बहुत सारे महासागरीय जीव जंतुओं को अपना आश्रय मिलता है। पहला स्टेटमेंट सही है। ये प्रवाल भित्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है। बिल्कुल ये कार्बन सिंक की तरह काम करती है, कार्बन सिंक, ये ध्यान रखना आप। तट के समानांतर या निकट इन प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति से तट की शक्तिशाली लहरों व तूफानों से रक्षा होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों, हम बताए थे ना, तट के पास सपोज कीजिए कोरल रीफ बना हुआ है और कोई तूफान आता है उसको रोकेगा ना ये, तो यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, सी सभी तीन। आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र, यानी कि भारत में कोरल रीफ कहां मिलती है, निम्नलिखित में से कौन से हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है, ये फैक्ट्स आप याद रख लेना दोस्तों। कच्छ की खाड़ी में मिलती है भारत में, मन्नार की खाड़ी में मिलती है, लक्षद्वीप में मिलती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलती है, यानी इसका आंसर डी है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ क्षेत्र कर्नाटक और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र का भी, यहां पर इनके तटों पर भी कोरल रीफ मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो हाँ ये रहा, अंडमान निकोबार में कोरल रीफ मिलती है, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी। अब अगला सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैंग्रोव पे सवाल है एक। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखतः 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ये अवसादी चट्टानों के अपघटन में सहायक है, ठीक है। ये पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, ये कार्बन के लिए एक अच्छा सिंक है, ये ताजे पानी में ये बेहतर तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। ये वातावरण में होने वाले पानी के नुकसान को कम करते हैं। दोस्तों ये ना 6 की 6 स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट हमने इसीलिए रखे हैं जिससे आपको ये जो फैक्ट्स है ना मैंग्रोव के बारे में ये पता हो। सी इसका आंसर है। अब मैंग्रोव क्या होते हैं दोस्तों, दोस्तों मैंग्रोव ना उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले ऐसे वृक्ष हैं जो अभी देखा 0 डिग्री
और 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ यहां पाए जाते हैं दोस्तों। देखो मैं डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं। ये मैंग्रोव से देखो, ये है दोस्तों मैंग्रोव, ये इनकी जड़ें हैं, अभी बात करेंगे इनको। मैंग्रोव से इंडिया, ये मैंग्रोव से। अब देखो मैंग्रोव सामान्यतः उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वे वृक्ष होते हैं जो ज्वारानदमुख यानी एस्चुरीज, ज्वारीय क्रीक, तट, लेगून, पंख जमाव, इन जगहों पर ये विकसित होते हैं दोस्तों। ये इनकी लोकेशन है, ये आप याद रखना। और दोस्तों ये जो धारणा है ना कि ये केवल खारे पानी में ही उग सकते हैं, ये सही नहीं है। खारे पानी के साथ साथ ही ताजे जल में भी ये उग सकते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए दोस्तों। मैंग्रोव की जो विशेषताएं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंग्रोव ना जरायुस्ता विविपेरी, क्रिप्टोविविपेरी दर्शाता है। क्या होता है क्रिप्टोविविपेरी, ये अभी देखेंगे अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों इनके जो जड़ें हैं ना, इनमें जो जड़ें पाई जाती है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ती हैं, यानी इनकी जड़ें ऊपर की तरफ चलती हैं। और उन जड़ों को क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मैंग्रोव की जो जड़ें हैं उनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और दोस्तों ये जो जड़ें हैं ना, इनको ये स्थायित्व प्रदान करती हैं। साथ ही जो धाराएं, तेज धाराएं, समुद्री तेज धाराएं जो भी जल के आसपास उगते हैं, तो जो जल की धाराएं होती है उनसे भी इनको ये बहाव से बचा के रखती हैं। देखो जड़ जो भी दिखाई थी आपको, ये जड़ें हैं इनकी। अगले वाले में देखिए, इसमें देखो ये देख रहे हो, तो ये इनकी जड़ें हैं जो ऊपर की तरफ उग रही है मैंग्रोव्स की। ये मैंग्रोव के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने। तो एक सेकंड दोस्तों, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैंग्रोव बृहद ज्वार के उच्च जल स्तर के नीचे उगने वाले पेड़ और झाड़ियां हैं जिनमें खारे पानी में पनपने की अद्भुत क्षमता होती है। पहला स्टेटमेंट सही है। मैंग्रोव के बीज जमीन पर गिरने से पहले पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं। ये दोस्तों विविपेरी है। देखा था ना अभी हम बता रहे थे आपको जरायुजता, कि मैंग्रोव के जो पेड़ है वो जरायुजता दर्शाते हैं। तो ये है जरायुजता, यानी इनके बीज दोस्तों जमीन पर गिरने से पहले पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं, यानी भ्रूण का जो विकास है ना वो पहले ही हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये कुछ फैक्ट्स है दोस्तों जो आपको मैंग्रोव में ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये वेटलैंड पे है, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। पहला है, आर्द्र भूमि पारितंत्र एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। आर्द्र भूमि एक कार्बन सिंक का काम करती है। दूसरा, आर्द्र भूमि तटरेखा स्थिरीकरण, भूजल पुनर्भरण तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही है आर्द्र भूमि के बारे में। अब वेटलैंड्स क्या होती है, देखो इसको भी एक डायग्राम के चित्र के माध्यम से दिखाता हूं दोस्तों। ये वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां। देख रहे हो ये पानी भरा हुआ है जगह जगह, दीज आर वेटलैंड्स। अब दोस्तों वेटलैंड्स को ना रामसर कन्वेंशन में डिफाइन किया गया था कि एक्चुअल में वेटलैंड्स किसको मानेंगे। उसमें बताया गया था दोस्तों कि जो भी दलदल है मार्स वो वेटलैंड माने जाएंगे, पंख भूमि वो भी वेटलैंड माने जाएंगे, पीठ भूमि भी वेटलैंड मानी जाएगी। अब ये चाहे नेचुरल हो या फिर ये कृत्रिम हो, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, स्थिर जल हो या फिर बहता हुआ जल हो, लवण युक्त हो दोस्तों या फिर बिना लवण युक्त हो, जो भी जल है दोस्तों, यानी कि जो भी जल क्षेत्र है उन सबको ये आर्द्र भूमि के रूप में डिफाइन करता है। अब दोस्तों जहां आर्द्र भूमि की बात हो रही है, वेटलैंड की बात हो रही है, रामसर कन्वेंशन की बात हो रही है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं दोस्तों। रामसर कन्वेंशन 1971 में, रामसर ईरान का एक शहर है दोस्तों जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। 1971 में यहाँ पर एक कन्वेंशन किया गया था जिसमें ये कहा गया था दोस्तों कि जो आर्द्र भूमि है ना, वेटलैंड्स जो है, उनके संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा और उनका युक्त उपयोग होने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय कार्रवाई की जाएगी। और आज भी दोस्तों रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में, संपूर्ण विश्व में वेटलैंड्स का संरक्षण किया जाता है। ये हो गया दोस्तों रामसर कन्वेंशन। और एक बात ये फैक्ट इसमें याद रखना कि रामसर सम्मेलन जो है ना दोस्तों, एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो पर्टिकुलर किसी पारिस्थितिक तंत्र को लेके है। वेटलैंड्स इकोसिस्टम ही तो है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, ये जो क्लासेज होती है ना हमारी, इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे हिंदी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लिया करो क्लास से पहले ही। और दूसरा दोस्तों, इसमें कल एक ऑफलाइन बच्चा पूछ रहा था कि
सर आप एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस कर रहे क्लास में। दोस्तों इसमें ऐसा है, मैं यहाँ पर ना सिर्फ एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करूंगा, और जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है इन्हीं के, वो मुकुल भारद्वाज सर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक का और करंट का उतना ही महत्व है। कैसे पता है? यूपीएससी के अभी जो सवाल आते हैं ना, आप देखोगे उनका नेचर कुछ इस तरीके का है दोस्तों। एक स्टेटमेंट दे देते, एक दूसरा स्टेटमेंट दे देते, तीसरा स्टेटमेंट दे देते, चौथा स्टेटमेंट दे देते। फिर वो क्या पूछते हैं, इन स्टेटमेंट्स को अगर आप गौर से देखोगे तो जो पहले 3 स्टेटमेंट है, मान सपोज कीजिए, वो हो सकता है करंट अफेयर्स से हो, और जो चौथा स्टेटमेंट होगा वो उस कोर कंसेप्ट से पूछ लिया होगा, स्टैटिक पोर्शन से। तो अब आपको तो आंसर इसका तभी दे पाओगे ना जब आपको करंट अफेयर्स भी पता हो, स्टैटिक भी पता हो, तभी इसका आंसर सही होगा। यानी कि, और या फिर ऐसा हो सकता है 3 स्टेटमेंट स्टैटिक के दे दिए, एक स्टेटमेंट करंट अफेयर्स का दे दिया। तो हम स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों वेटलैंड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि वेटलैंड में क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंतर्गत 3 है। पहला अगर हम देखते हैं तो जो मानव निर्मित वेटलैंड है ना, वो क्या क्या है देखिए। एक्वाकल्चर भी दोस्तों एक वेटलैंड है, ध्यान रखिएगा। तालाब, छोटे टैंक, ये भी वेटलैंड है। इवन देखिए सिंचित कृषि भूमि, इरिगेटेड लैंड भी वेटलैंड के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है जो कोस्टल वेटलैंड कौन कौन से हैं दोस्तों, स्ट्रेट्स, जलसंधि वेटलैंड के रूप में, मैरिन सबटाइडल एक्वेटिक बेड, पथरीला समुद्री तट, एस्चुरीज, लेगून, ये सब वेटलैंड्स हैं। और दोस्तों जो इनलैंड वेटलैंड है, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, उसके अंतर्गत देखिए झील, कोई भी तालाब, डेल्टा, क्रीक, कल हमने देखे थे स्वैम्प और मार्श, अनूप, कच्छ, फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स, ये सब दोस्तों वेटलैंड है। तो आज की क्लास दोस्तों यही फिनिश करते हैं, और मंडे को हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।